नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले 45 मिनट। आज आपके पसंदीदा न्यूज बुलेटिन में खबरें सियासी घमासान से लेकर लोकतंत्र के त्योहार के ऐलान तक की सभी खबरें हैं। साथ ही सीएम योगी के वाराणसी दौरे पर दिवाली से पहले छात्राओं को मिले तोहफे की भी खबर है अपराध मुक्त होते यूपी की भी। साथ ही खबर इजराइल और हमास के बीच जारी घमासान पर विराम की भी है। सीरिया में संसदीय चुनाव को लेकर क्यों लग गए 14 साल, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए आईएनएस एंड्रोड की खबर भी है। खबर मौसम के कहर की भी बताएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। बिहार के चुनाव 2 फेजेज में होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस बयान के साथ ही बिहार में चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। कुल 243 सीटों पर होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के इस महायुद्ध को इस बार सिर्फ 2 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया गया है। पहला फेज 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरा फेज 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। नतीजे 14 नवंबर को सभी 243 सीटों के नतीजे आएंगे। ये तारीखें ऐसे तय की गई हैं जो बिहार के महापर्व छठ पूजा की मिठास को भी बरकरार रखेगा, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग छठ के 8 दिन बाद होगी। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से वोटिंग की तारीखें दिवाली और छठ के बाद रखने की अपील की थी और चुनाव आयोग ने इसे मान भी लिया। इससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी जो दूसरी जगहों पर नौकरी करने या पढ़ने वाले हैं। वो छठ पर घर आएंगे तो वोट करते हुए जाएंगे। एक बार आप ये पूरा चुनावी शेड्यूल समझ लीजिए। पहले फेज में 121 सीटों के लिए 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन किया जाएगा। 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किया जाएगा। 18 अक्टूबर को नॉमिनेशन के लिए भरे गए फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है, जबकि 6 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन किया जाएगा। 13 से लेकर 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किया जाएगा। 21 अक्टूबर को नॉमिनेशन के लिए भरे गए फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है, जबकि 11 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरी तरफ बिहार चुनाव का ऐलान होते ही बिहार के चुनावी पिच पर हर दल अपनी सियासी पारी सेट करने की कवायद में जुट गए। बयानों की गर्ज से बिहार का पारा परवान चढ़ गया। एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधकार से निकालकर विकास की नई रोशनी के बीच लाने का काम किया। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग सहित हर क्षेत्र में हमने नए मानक स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से 14 नवंबर को यह चुनाव जीतने का काम करेगी। बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। पिछली बार बहुत ही कम वोटों के अंतर से हम लोग सत्ता में आते आते चूक गए थे, तो निश्चित तौर से हमारा बेहतर तैयारी होगी। पर हम मानते हैं कि थोड़ी तैयारी में चूक थी, जो इस बार नहीं होगी। मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से कोशिश में हैं कि हर पार्टी और कांग्रेस, जिस तरह से राहुल गांधी जी लगभग 1 साल से बिहार में एक्टिव है और खुद सड़कों पे उतरे हैं, तो लोग भी बहुत उम्मीद से कांग्रेस को भी देख रहे हैं, महागठबंधन को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी एक नई पहचान बनाने में बिहार में सफल हुए। ये सियासी दांव पेच बीतते वक्त के साथ तो और भी तेजी से चला जाएगा, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़ी जो जरूरी बातें हैं वो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक बूथ पर 1200 से कम मतदाताओं को रखने का निर्णय लिया। ऐसे में इस बार पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ेगी।
हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। इससे अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सकेंगे। ईवीएम में उम्मीदवारों की तस्वीर रंगीन होगी। मतदान कक्ष के ठीक बाहर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था। मतगणना में ईवीएम के अंतिम 2 दौर से पहले डाक मतपत्रों की गिनती अनिवार्य। बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। इनमें से 3 करोड़ 92 लाख पुरुष और 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। 14 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। राज्य में 14,000 मतदाता 100 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं। पोलिंग बूथ जाने में असमर्थ लोग फॉर्म 12D भरकर घर से वोट डाल सकेंगे। इस बार बिहार का ये वो चुनाव है जिससे पहले वोटर लिस्ट और वोटर्स को लेकर खूब सवाल उठ चुके हैं। SIR प्रक्रिया भी विपक्ष के निशाने पर थी, लेकिन इसमें कमियों का भी एक भी सबूत विपक्ष नहीं दे पाया। जबकि जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो मतदाता सूची को लेकर कई अहम और जरूरी चीजें साफ कर दी। 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट हो, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। बिहार में चुनाव के ऐलान से काउंटिंग तक की पूरी प्रक्रिया इस बार कुल 40 दिन चलेगी, जबकि 2020 में इलेक्शन प्रोसेस 61 दिन, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिन चली थी। इस तरह पिछले 15 साल में इस बार चुनाव सबसे कम समय में पूरे कराए जाएंगे। फिलहाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में सियासत हाई होने लगी है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसका जवाब आने वाले 14 नवंबर को मिलेगा। बात हो रही है बिहार चुनाव की, तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासतदारों की दिलचस्पी बिहार की तरफ और भी बढ़ने लगी है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में बिगुल फूंक दिया है। ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल में है। पिछली बार सीमांचल में ओवैसी को अच्छे नतीजे मिले थे, हालांकि बाद में उनके 4 विधायक उनसे अलग हो गए थे। अब ओवैसी ने इस बार 4 की जगह 24 सीटें जीतने का दावा किया है, लेकिन ओवैसी के इस दावे में कितना है दम, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सियासत की दुनिया भी गजबी होती है। यहाँ अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए सिर्फ बयानों के शोर का हिस्सा बनना होता है। अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को ही ले लीजिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। जाहिर है कि मंशा भी चुनावी फायदा ही होगा और यही माना भी जा रहा है, क्योंकि ये महज बयान नहीं बल्कि बिहार के सीमांचल से ओवैसी की वो खींच मानी जा रही है जो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से उनके दिल में दबी हुई है। ये खींच क्यों है, इसके लिए आपको पहले 4 वाला गणित समझाते हैं। बिहार 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन 20 सीटों में से ओवैसी की पार्टी AIMIM 5 सीटों पर चुनाव जीत गई थी, लेकिन
इन AIMIM के इन 5 विधायकों में से 4 विधायक RJD में चले गए थे। ओवैसी के मन में इन 4 विधायकों को खोने का मलाल बहुत बड़ा है, क्योंकि 4 विधायक अगर इस बार इनके साथ होते तो शायद ओवैसी को कुछ फायदा भी मिलता, क्योंकि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव की बात कह चुके हैं। लिहाजा ओवैसी जब बिहार में थे तो इन 4 विधायकों का दर्द उन्होंने इस बार 24 सीटें जीतने की बात कह के मिटाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इस पर ओवैसी को घेर लिया है। लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पहेलियां ना पढ़ाएं ओवैसी, पहेलियों से ये देश नहीं चलता, देश चलता है कानून से। ओवैसी डराने की कोशिश ना करें, यही मैं उनसे कहूँगा। सियासत की दुनिया में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी बातों से हलचल मचती है। ओवैसी ने शायद यही सोचकर यह बयान भी दिया होगा, लेकिन बीजेपी ने इसे जितने हल्के में टाल दिया वो दिखाता है कि ओवैसी का ये बयान कुछ खास असरदार नहीं रहा। लेकिन ओवैसी अपना असर बिहार के उस कोने में अभी छोड़ना चाहते हैं जहां से पिछली बार उन्होंने 5 सीटें जीत ली थी। ये सीटें थी पूर्णिया की अमौर विधानसभा सीट, पूर्णिया की ही बैसी विधानसभा सीट, अररिया की जोकीहाट विधानसभा सीट, किशनगंज की कोचा धामन विधानसभा सीट, किशनगंज की ही बहादुरगंज विधानसभा सीट। दरअसल ये जितनी भी सीटें हैं ये बिहार के सीमांचल जिले की हैं और मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। सीमांचल में वैसे तो 4 जिले हैं, लेकिन इन 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं, यानी ओवैसी का निशाना इन्हीं 24 सीटों पर है और इसके पीछे का कारण मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या है। पूर्णिया में करीब 39% मुस्लिम वोटर्स हैं, कटिहार में करीब 45% मुस्लिम वोटर्स हैं, किशनगंज में सबसे ज्यादा करीब 68% मुस्लिम वोटर्स हैं, अररिया में करीब 43% मुस्लिम वोटर्स हैं। अब जाहिर है कि इन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ओवैसी जाति वाला दांव चलकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, इससे पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी इसलिए खूब सियासत कर चुके हैं और बिहार चुनाव में फिर से ओवैसी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी खानकाह, दरगाह और कब्रस्तान को, ईदगाह की जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। दरअसल ओवैसी वक्फ संशोधन कानून को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की जुगत लगा रहे हैं और ऐसे बयान देकर खुद को मुस्लिमों का मसीहा दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि अभी कुछ दिनों पहले जब बिहार के यही जिले बाढ़ से डूब रहे थे, लोगों के घर बह रहे थे, तब यही ओवैसी दूर दूर तक नजर नहीं आए और अब ऐसी बयानबाजी कर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को लुभा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण आप सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार में मुस्लिम आबादी कितनी है इसके आंकड़ों से अंदाजा लगाइए। जाति सर्वे के मुताबिक बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है, जो सियासी तौर पर काफी अहम मानी जाती है। 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 7 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा 30 सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल के इलाके में खासकर किशनगंज में मुस्लिम वोटर 70% से भी ज्यादा हैं। बिहार की सियासत में हर बयान, हर कदम, हर तस्वीर और हर मुलाकात के अपने अलग अलग मायने होते हैं। फिलहाल ओवैसी के 24 सीटों वाले बयान के मायने महज मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद मानी जा रही है और बीजेपी ने जिस तरीके से इसे नजरअंदाज किया है, ये मैसेज है कि ओवैसी का कुछ खास असर होने वाला नहीं है। और अब बढ़ते हैं सीएम योगी के वाराणसी दौरे की ओर, जहां उन्होंने दिवाली से पहले छात्रों को तोहफा दिया, फिर अपने संबोधन में सनातन से शांति का संदेश भी दिया। साथ ही समझाया कि नारी के सम्मान में ईश्वर की सच्ची पूजा है। देखिए सीएम योगी के काशी दौरे की खास बातें हमारी इस रिपोर्ट में।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने देश को गंदगी से मुक्त करने में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले स्वच्छता कर्मियों के योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया। सीएम योगी ने वाराणसी की धरती से एक भावुक अपील भी की। क्या है वो अपील, सुनवाते हैं आपको। मैं चाहूंगा कि हमें इस बार प्रयास करना चाहिए कि दीपावली के अवसर पर हम हर स्वच्छता मित्र को, स्वच्छता कर्मी को मिष्टान वितरण का काम जरूर करें। पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को करें। हर गरीब के घर में भी एक दिया जले, हर गरीब के घर में भी दीपावली की मिठाई जरूर पहुंचे। जब एक गरीब भी अपने घर में दीपक जलाएगा, एक गरीब भी अपने घर में मिष्टान का स्वाद लेगा, हमारी दीपावली बहुत अच्छी हो पाएगी, बहुत अच्छी हो पाएगी। और यही तो समाज की समरसता है। हमारा काम जोड़ना है। सीएम योगी ने दिवाली से ठीक पहले सफाई कर्मियों को कई बड़ी सौगातें भी दी हैं, जिनमें उनको काफी फायदा पहुंचेगा। उन्होंने वाराणसी में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान बड़ी घोषणाएं की। क्या हैं वो घोषणाएं, समझाते हैं आपको इस ग्राफिक्स में। सीएम योगी ने बताया कि 16,000 से 20,000 रुपए प्रति माह सीधे सफाई कर्मियों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। साथ ही सभी सफाई कर्मियों का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, जिससे हर सफाई कर्मी जिससे वे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। ये घोषणा सफाई कर्मियों के शोषण को रोकने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए की गई है। वाराणसी की धरती से सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को सिलाई मशीन, लैपटॉप और प्रमाण पत्र वितरित किए, जिस सम्मान को प्राप्त करने के बाद महिलाओं के चेहरे उत्साह से खिल उठे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचाराश्रम में छात्राओं को लैपटॉप बांटा। संस्कृत के छात्रों के लिए सरकार छात्रवृत्ति देगी और रहने खाने की व्यवस्था करेगी। सीएम योगी ने 250 से ज्यादा बेटियों को सिलाई मशीन दी। अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की ओर से 250 बालिकाओं को हर साल प्रशिक्षण देकर सिलाई मशीन उपलब्ध करवाएंगे। काशी की धरती से सीएम ने सनातन संस्कृति की गौरव गाथा का भी खूब बखान किया। उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास और सबसे पुरानी सभ्यता में महिलाओं की भूमिका पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। हमारी भारतीय संस्कृति तो सदैव से इस बात की आग्रही रही है कि यत्र नारीत्व पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से सर्वोच्च स्थान दिया है। सनातन धर्म की परंपरा सदैव से मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता रहा है। और केवल भारत के अंदर ही होता है कि हमने धरती को भी माता के रूप में पूजा है। माता भूमि पुत्रों हम प्रतिज्ञा कहकर के हमने धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमने सबसे दुनिया की पवित्र नदी को मां गंगा के रूप में सबसे पवित्र मानकर के उसकी आराधना की। अन्नपूर्णा ऋषिकुल विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत वाराणसी में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने वाले स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। और अब खबर यूपी में कानून व्यवस्था के इकबाल की है। यूपी में महज 2 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों का आतंक हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जी हां, दोनों ही एनकाउंटर में यूपी पुलिस के जाबाज अफसरों को भी गोली लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों अधिकारी सुरक्षित हैं। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में। स्क्रीन पर दिख रही ये 2 तस्वीरें यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन की दास्तान बयां कर रही है। रविवार की रात यूपी पुलिस अपराधियों पर आफत बनकर टूट पड़ी। पहली तस्वीर फिरोजाबाद में हुए एनकाउंटर की है, तो दूसरी तस्वीर फिरोजाबाद से 400 किलोमीटर दूर सहारनपुर में हुए एनकाउंटर की है।
महज 2 घंटों के अंतराल में यूपी पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। फिरोजाबाद में नरेश पंडित उर्फ पंकज एनकाउंटर में ढेर। सहारनपुर में बदमाश इमरान एनकाउंटर में ढेर। रविवार की रात फिरोजाबाद में 2 करोड़ के लुटेरे नरेश के लिए कयामत की रात बनकर आई, लेकिन ये ऑपरेशन आसान बिल्कुल नहीं था। रविवार की रात एनकाउंटर के दौरान एसपी देहात अनुज चौधरी बाल बाल बच गए। दरअसल 2 करोड़ की लूट का आरोपी नरेश पंडित पुलिस की गिरफ्त से भाग गया था, जिसको लेकर तलाशी चल रही थी। रविवार की रात करीब 8 बजे अपराधी नरेश पंडित और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें अपराधी नरेश की एक गोली एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में धंस गई। गनीमत रही कि गोली जैकेट को भेद नहीं पाई। इस पूरे एनकाउंटर में रामगढ़ के एसएचओ सौरभ दुबे गोली लगने से घायल हो गए हैं। करीब 20 मिनट चले इस एनकाउंटर में अपराधी नरेश पंडित मारा गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अपराधी नरेश पंडित पर कई संगीन केस दर्ज थे और 30 सितंबर को उसने 2 करोड़ के लूट को अंजाम दिया था। इस एनकाउंटर की पूरी कहानी भी जान लीजिए। 30 सितंबर को नरेश पंडित गैंग ने 2 करोड़ की लूट की। कानपुर से आगरा जा रही जीके कंपनी की कैश वैन लूटा। शनिवार रात पुलिस ने नरेश समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 1 करोड़ कैश और 2 कारें बरामद हुई। रविवार दोपहर माल बरामदगी पर जाते समय नरेश पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। रविवार रात 8 बजे मक्खनपुर में नरेश और पुलिस एनकाउंटर हुआ। अपराधी नरेश की फायरिंग से एक गोली एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में फंस गई। अपराधी की फायरिंग में गोली लगने से एसएचओ रामगढ़ सौरभ दुबे घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में 38 साल का आरोपी नरेश पंडित मारा गया। फिरोजाबाद एनकाउंटर को लेकर पुलिस का आधिकारिक बयान भी आया है। थाना मक्खनपुर पुलिस इसे बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर पेट में दर्द होने का बहाना करके पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया था। तत्काल ही थाना मक्खनपुर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसपीआरए के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जो इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील थी तथा पूरे जनपद में एक सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया था। तकरीबन 8 बजे पुलिस को ये दिखाई दिया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। फिरोजाबाद पुलिस ने 2 करोड़ की लूट के आरोपी नरेश को ढेर किया, तो वहीं सहारनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी इमरान को ढेर कर दिया। बाइक लूटकर भाग रहे 1 लाख के इनामी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। रात करीब 10 बजे शामली का रहने वाला इमरान बाइक छीनकर भाग रहा था। सरसावा इलाके में पुलिस और इमरान के बीच मुठभेड़ हुई। इमरान ने फायरिंग कर दी, जिसमें इंस्पेक्टर और दरोगा घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इमरान को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। इमरान पर हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे। 2 दिन पहले इमरान का साथी मेहताब मुजफ्फरनगर में मारा गया था। आज थाना सरसावा में चेकिंग के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो हैं वो मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं। उनका लगातार पीछा किया गया। उसमें इन अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की और इसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जिसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जो है भेजा गया है। इसमें बाद में जो शिनाख्त की गई है, ये अपराधी इमरान पुत्र रज्जाक, रहने वाला सोंटापुर रसूलपुर थाना भवन शामली का पाया गया है। इस अपराधी के ऊपर में 13 के ऊपर लूट और डकैती के मुकदमे हैं। इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। अभी बीते 15 सितंबर को ही इमरान और मेहताब ने अपने साथियों के साथ बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक सर्राफा कारोबारी और उनके पोते से 10 लाख के जेवर लूट लिए थे। और ऐसे बदमाशों के सफाया के लिए ही यूपी पुलिस शहर शहर ऑपरेशन क्लीन चला रही है। पुलिस लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। और अब खबर इजराइल और हमास के जंग को लेकर है। दरअसल ट्रंप के मास्टर प्लान के बाद दोनों पक्षों के बीच जंग को रोकने पर सहमति बनने वाली है। इजराइल ने ट्रंप के प्लान को मान लिया है और अब बारी है हमास की, जिसे लेकर सोमवार को बातचीत होगी। इसको लेकर क्या क्या नए अपडेट हैं, दिखाते हैं हम आपको अपनी रिपोर्ट में। Well, we accepted the deal, as did all the world. It was President Trump's plan. Hamas
says that it accepted the deal. Now the onus is on Hamas. गाजा की बंकरों से लेकर इजराइल की सीमाओं तक दुनिया भर की निगाहें रविवार की शाम के इंतजार में थी, क्योंकि यही वो वक्त था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई आखिरी डेडलाइन खत्म होने वाली थी। ट्रंप की डेडलाइन सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उस कूटनीति की कसौटी थी जो बारूद के बीच उम्मीद के फूल बो रही है। दरअसल इजराइल हमास के बीच शांति को लेकर ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर फैसलों में देरी हुई तो इतिहास फिर खून से लिखा जाएगा। मगर कहते हैं जहां उम्मीद की एक चिंगारी होती है वहां अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, और वही हुआ भी। ट्रंप के मास्टर प्लान को लेकर हमास ने भी नरमी दिखाई और मिस्र के समंदर किनारे शर्म अल शेख में हमास और इजराइल के दोनों पक्षों के बीच ट्रंप की शांति वाले रोड मैप पर चर्चा के लिए तैयार हुए। सोमवार को हमास और इजराइल के बीच सकारात्मक चर्चा होने वाली है। इजराइल के वार्ताकार मिस्र के लिए रवाना हुए, जहां सोमवार से इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत शुरू होने की संभावना है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है। ट्रंप की शांति योजना के मुताबिक इजराइल लगभग 250 उम्र कैद भुगत रहे फिलिस्तीनी कैदियों और युद्ध के दौरान गिरफ्तार किए गए 1700 से अधिक लोगों को रिहा करेगा। इसके बदले गाजा में बचे 47 बंधकों की रिहाई होगी। इनमें से इजरायली सेना का कहना है कि 25 की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। गाजा वो नाम है जिसको सुनते ही दिमाग में सबसे पहले धुआं, बारूद और लहू का मंजर याद आता है। पिछले 2 सालों से यहाँ मौत का खेल जारी है। हर तरफ तबाही का आलम है, हर गली में चीख पुकार और हर घर में मातम का माहौल है। लेकिन अब इस जलते हुए बारूद खाने में जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद की एक चिंगारी जलाई थी, तो इसका पूरी दुनिया में समर्थन मिलने लगा। रविवार को हमास ने भी इजराइल के साथ बंधकों की अदला बदली प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने की इच्छा जताई है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मिस्र के समुद्री शहर शर्म अल शेख पहुंचे, जहां युद्ध समाप्त करने को लेकर बड़ी बातचीत भी हुई। ट्रंप के रोड मैप के मुताबिक गाजा में जो इजरायली बंद हैं, उनके रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे। And it's a great deal for Israel. It's a great deal for the entire Arab world, Muslim world, and world. So we're very happy about it. They're in negotiation right now as we speak. They've started the negotiation. It'll last a couple of days. We'll see how it turns out, but I'm hearing it's going very well. डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान पर इजराइल पहले ही सीज फायर के लिए तैयार हो गया था, लेकिन हमास की रजामंदी न आने के चलते ट्रंप ने हमास को 72 घंटे का समय दिया था। दरअसल ये कोई साधारण युद्ध विराम नहीं है। इस शांति के लिए ट्रंप ने 20 पॉइंट का मास्टर प्लान तैयार किया है और इस प्लान में ट्रंप ने 7 शब्दों में चेतावनी भी दी है कि या तो हमास इस प्लान को स्वीकार करे, वरना इजराइल को उसे खत्म करने का पूरा अधिकार है। Accepted it, we have to see what Hamas will do. If Hamas will accept it, I think it's a very good sign. If Hamas doesn't accept it, and it's a possibility that we always take into mind, then Israel will receive, as President Trump says, the full support of the United States to forcefully act against it to bring about an end to the war. इजरायली पीएम ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि ये काम आसान हो या मुश्किल, पूरा जरूर किया जाएगा। अगर हमास इस प्लान को नहीं मानेगा तो इजराइल खुद ये काम पूरा करेगा। गाजा के लिए ट्रंप के इस मास्टर प्लान को दुनिया भर के कई देशों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। दुनिया चाहती है कि किसी तरह से मिडिल ईस्ट में शांति हो। गाजा में जिस तरह मानवता और मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, दुनिया देख के हैरान है। अब आखिर 2 सालों के बाद समझौते की टेबल पर ट्रंप का क्या है वो मास्टर प्लान, वो आपको बताते हैं। इजराइल और हमास के बीच सहमति बनी तो गाजा में युद्ध तुरंत खत्म होगा, इजराइल पीछे हटेगा। सहमति से इजराइल अपनी सेनाओं को धीरे धीरे गाजा से निकालेगा। बंधकों को छोड़ना, हमास 72 घंटे में सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें जिंदा और मृत दोनों होंगे। कैदियों की रिहाई, युद्ध खत्म होने पर इजराइल गाजा की उम्र कैद की सजा काट रहे 250 लोगों और अन्य 1700 कैदियों को छोड़ देगा। शवों का आदान प्रदान, हर मृत इजरायली कैदी के बदले 15 मृत फिलिस्तीनी कैदियों के शव लौटाए जाएंगे। गाजा को आतंक मुक्त बनाना, गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे। हमास प्रशासन में शामिल नहीं,
हमास और अन्य लड़ाके गाजा की सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे। अंतरिम प्रशासन समिति, गाजा के लिए एक अस्थायी तकनीकी समिति बनाई जाएगी जिसमें योग्य लोग होंगे। दुनिया भर के देश भी चाहते हैं कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम लगना चाहिए और दुनिया भर के इस चाहत को अमेरिका ने अपने 20 मास्टर प्लान से पूरा कर दिया है। लेकिन इस प्लान में खास बात ये है कि इनमें एक बोर्ड भी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता खुद ट्रम्प करेंगे। शांति बोर्ड बनेगा। इस बोर्ड की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प करेंगे। इसमें टोनी ब्लेयर और अन्य देशों के नेता शामिल होंगे। पुनर्निर्माण योजना, बोर्ड गाजा के विकास और सुधार की योजना बनाएगा और उसका खर्च उठाएगा। मानव सहायता, गाजा को तुरंत पर्याप्त मदद दी जाएगी। विशेष व्यापार क्षेत्र, गाजा में खास व्यापारिक क्षेत्र बनाए जाएंगे जिससे रोजगार बढ़ेगा। लोगों की आजादी, किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो चाहे जा सकता है और लौट सकता है। सुरक्षा के लिए फोर्सेस, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में सुरक्षा बनाए रखेगा। पुलिस की ट्रेनिंग, सुरक्षा बल गाजा पुलिस को ट्रेनिंग देंगे और मदद करेंगे। सीमा सुरक्षा, इजराइल और मिस्र की सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत होगी। लड़ाई बंद, युद्ध खत्म होने तक हवाई हमले और गोलाबारी रोकी जाएगी। इसके साथ ही ट्रम्प ने गाजा का नया नक्शा भी तैयार किया है। इस नक्शे के अनुसार गाजा और इजराइल के बीच अब हमेशा के लिए एक बफर जोन रहेगा, यानी कि इस रेखा के पार ना तो इजरायली सैनिक जा सकेंगे और न ही फिलिस्तीन के लोग आ सकेंगे। राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा जारी नक्शे में 3 लाइनें हैं, नीली, पीली और लाल। इसके बाद बफर जोन है। नीली वो रेखा है जहां अभी इजरायली रक्षा बलों का नियंत्रण है। ये रेखा खान यूनिस के पास है। इसके बाद राफा से लेकर पीली रेखा गुजरती है। इसे फर्स्ट विड्रॉल लाइन कहा गया है। इस पीली रेखा का मतलब है कि बंधकों के छोड़े जाने के साथ ही इजरायली सेना पीली रेखा तक आ जाएगी। इसके बाद सेकेंड विड्रॉल लाइन है। ये रेखा लाल है, यानी कि सेकेंड विड्रॉल के बाद इजराइल की सेना यहाँ आकर रुक जाएगी। इसके बाद बफर जोन शुरू होता है। इजराइल के सैनिक थर्ड विड्रॉल के बाद यहीं आकर रुक जाएंगे। गाजा में बारूद की गंध के बीच शांति की हल्की सी खुशबू लौट सकती है। ट्रम्प के इस मास्टर प्लान के बाद गाजा का युद्ध, जिसने हजारों जानें ली, लाखों सपनों को तोड़ा और पूरी दुनिया को खून खराबे की तस्वीरें दिखाई, उसमें एक नया मोड़ तो दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या ये युद्ध अब वाकई खत्म होने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल तो इस डील से सहमत हो गया है, लेकिन अभी तक हमास की रजामंदी युद्ध को लेकर नहीं आई है। ट्रम्प का ये प्लान गाजा के लिए उम्मीद का नया पन्ना तो लेकर आया है, जिस पर इजराइल ने हामी भी भर दी है और भारत के साथ साथ दुनिया ने भी सराहना कर दी। लेकिन फिलहाल इंतजार है दोनों पक्षों के बीच होने वाले फैसलों का। जी हां, अब है हमास का इम्तिहान। इसके बाद हम आपको सीरिया के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके पहले एक ब्रेक। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। आप देख रहे हैं न्यूज 360 और अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। दरअसल सीरिया में 14 साल बाद चुनावी मौसम आया है, जिसे लेकर दुनिया भर में कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, इसके लिए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सीरिया वो जमीन जो 13 सालों तक बारूद, बम और बर्बादी की गंध में धधकती रही। वो मुल्क जहां तानाशाही की छाया इतनी गहरी थी कि लोकतंत्र की रोशनी पहुंचते पहुंचते ही बुझ जाती थी। लेकिन अब 14 साल बाद उसी सीरिया की मिट्टी पर वोट की स्याही की नई लकीरें खींची जा रही हैं। दरअसल 14 सालों बाद सीरिया में चुनावी मौसम आया है। हर चुनाव उम्मीद का दूसरा नाम होता है और इस बार उस उम्मीद का नाम है अहमद अल शरा, जो असद शासन के पतन के बाद अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए थे। सीरिया में लगभग 14 साल बाद संसदीय चुनाव हुए हैं।
मतदान 5 अक्टूबर को हुआ। प्रारंभिक नतीजे 6 अक्टूबर को जारी होंगे, जबकि अंतिम परिणाम 7 अक्टूबर को अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करेंगे। पिछले साल दिसंबर में हुए तख्ता पलट में जब बशर अल असद की 20 साल पुरानी सत्ता को पलटा, तब अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने देश के इतिहास की नई किताब खोलने का वादा किया था। आज वही शरा इस चुनाव में निर्विवाद दावेदार माने जा रहे हैं। सीरिया में हुए इस चुनाव के बाद भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये लोकतंत्र की बहाली है या सत्ता का नया मुखौटा। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस चुनाव में जनता ने सरकार बनाने के लिए कोई वोट नहीं किया। चुनाव में आम जनता और राजनीतिक दल को बाहर रखा गया था। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए पहले सीरिया की चुनावी प्रक्रिया को समझते हैं। इस चुनाव की जिम्मेदारी 11 सदस्यों वाली हाई लेवल कमेटी को दी गई थी, जिसे अल-शरा ने नियुक्त किया था। हाई लेवल कमेटी की देखरेख वाली सब कमेटी ने 140 सीटों पर वोटिंग की। इस सब कमेटी में लगभग 6000 वोटर शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। सीरिया की नई संसद में 210 सदस्य हैं। इनमें से 140 सीटों पर 7000 इलेक्टोरल कॉलेज सदस्य मतदान कर रहे हैं। ये सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। बाकी बचे सदस्य अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा सीधे नियुक्त करेंगे। सीरिया की जनता ने इस बार सीधे वोट नहीं डाला। मतदान हुआ पर जनता पर्दे के पीछे रही। राजनीतिक दलों को भी मैदान से बाहर रखा गया। नई पीपल्स असेंबली की 210 सीटों में से सिर्फ 140 सीटों पर ही वोटिंग हुई, जबकि 70 सदस्य खुद राष्ट्रपति अल-शरा नियुक्त करेंगे। सरकार का कहना है कि गृहयुद्ध और विस्थापन के कारण जनगणना और मतदाता सूची तैयार करना असंभव है। करोड़ों लोग दस्तावेजों के बिना, इसलिए सीधे जनमत कराने की बजाय यह सीमित प्रक्रिया अपनाई गई है। अभी भी पीपल्स असेंबली की 32 सीटें खाली ही रहेंगी। वो इसलिए क्योंकि सीरिया के सुवेदा और उत्तर पूर्वी प्रांत के वोटिंग नहीं हुई है। इन प्रांतों में कुर्दिश लड़ाकों का दबदबा है, इसलिए अभी यहाँ वोटिंग नहीं करवाई गई है। कुल मिलाकर 210 सीटों में से 178 सदस्यों के साथ सीरिया की सरकार चलेगी। अब एक नजर अहमद अल-शरा के राष्ट्रपति बनने तक के सफर पर डाल लेते हैं। अहमद अल-शरा कभी अल-कायदा के सदस्य थे। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो वे अमेरिकी सेना से लड़े और अल-कायदा से जुड़ गए। बाद में उन्हें पकड़ा गया और अबू गरीब जेल में रखा गया। 2016 में अमेरिका ने इन्हें आतंकी घोषित किया था। रिहा होने के बाद अल-शरा सीरिया लौटे और अबू मोहम्मद अल-जोलानी नाम से एक विद्रोही संगठन बनाया। उन्होंने बशर अल असद के खिलाफ लड़ाई शुरू की। 2016 में उन्होंने अल-कायदा से नाता तोड़ लिया। दिसंबर 2024 में उनके संगठन ने असद को सत्ता से हटा दिया। 29 जनवरी 2025 को उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। जुलाई 2025 में आतंकियों की लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया। असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली बार हुए संसदीय चुनाव को नई शुरुआत माना जा रहा है। नई संसद के लिए जिन सदस्यों को चुना जाएगा उनका कार्यकाल 30 महीने का होगा। ऐसा इसलिए ताकि चुनाव तैयारियों के लिए समय मिल सके और आम चुनाव कराए जा सके। फिलहाल सबकी निगाहें 7 अक्टूबर पर टिकी हैं। आज भारतीय नौसेना के बेड़े में INS एंद्रोथ को शामिल किया गया है। क्या है इसकी खासियत, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। पापा वो नया क्रिकेट बैट दिला दे वो ना, 2 गांव के बीच मुकाबला है कल। पिछले महीने बाथरूम का दरवाजा टूट गया था, मैं बना दिया था, जा वो ही ले जा। क्या फर्क पड़ता है। जीत के लिए आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत। गुड्डू बैटिंग करते हुए और क्रीज की तरफ दौड़ता हुआ गेंद, और मैं क्या देख रहा हूँ, बॉल नहीं बल्कि बल्ला बाउंड्री के पार और राजनगर की। बल्ले से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इस हार का कारण तू ही है। हाथ में क्या पकड़ रखा है रे? घर के सरसों के बीज। घर के बीज? खेल में तो ठीक है, पर खेत में हार बर्दाश्त नहीं होती है विश्वास भाया। इसीलिए मैं हमेशा पायनियर 45S46 हाइब्रिड सरसों के बीज ही लेता हूँ। घर के बीज के मुकाबले 20% ज्यादा उपज देता है। फर्क तो पड़ता ही है।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। पापा वो नया क्रिकेट बैट दिला दे वो ना, 2 गांव के बीच मुकाबला है कल। पिछले महीने बाथरूम का दरवाजा टूट गया था, मैं बना दिया था, जा वही ले जा। क्या फर्क पड़ता है? जीत के लिए आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत। गुड्डू बैटिंग करते हुए और क्रीज की तरफ लौटता हुआ गेंद, और मैं क्या देख रहा हूँ, बॉल नहीं बल्कि बल्ला बाउंड्री के पार, और राजनगर की बल्ले से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इस हार का कारण तू ही है। हाथ में क्या पकड़ रखा है रे? घर के सरसों के बीज। घर के बीज? हाँ। खेल में तो ठीक है, पर खेत में हार बर्दाश्त नहीं होती है विश्वास भाया। इसीलिए मैं हमेशा पायनियर 45S46 हाइब्रिड सरसों के बीज ही लेता हूँ। घर के बीज के मुकाबले 20% ज्यादा उपज देता है। फर्क तो पड़ता ही है। आप देख रहे हैं न्यूज 360 और अब खबर आत्मनिर्भर बनते भारत और बढ़ती हुई ताकत से जुड़ी हुई है। आज भारतीय नौसेना के बेड़े को और भी मजबूती देते हुए INS एंड्रोथ को शामिल किया गया है। INS एंड्रोथ समुद्र की गहराई में छुपे दुश्मनों की सबमरीन के हमलों को रोकने और सामना करने में अहम भूमिका निभाएगा। INS एंड्रोथ की ताकत समझने के लिए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। सोमवार को जब भारतीय नौसेना ने समुद्र में अपना शिकारी उतारा तो देश के खिलाफ नापाक इरादे रखने वालों की नींद उड़ गई, क्योंकि भारतीय नौसेना को जो हथियार मिला है वो दुश्मनों के सबमरीन को समुद्र की गहराइयों से ढूंढकर उस पर पानी में ऐसी आग बरसाएगा जो दुश्मनों के नापाक इरादों के साथ ही साथ उनकी सबमरीन का भी खात्मा कर देगी। सोमवार को विशाखापत्तनम के नौसैनिक डॉकयार्ड से भारतीय नौसेना को अपना दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS एंड्रोथ मिला। डॉकयार्ड में हुए समारोह में भारतीय नौसेना ने इस समुद्री शिकारी को फ्लीट में शामिल किया, जिसकी अध्यक्षता वाइस एडमिरल राजेश पेंढरकर ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ने की। ASW-SWC यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना की फ्लीट में शामिल किया गया। इसका निर्माण भारतीय शिपयार्ड कंपनी कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने किया है। इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस जहाज में नौसेना की पनडुब्बी हमला रोकने की क्षमता मजबूत होगी। इससे सबसे ज्यादा फायदा तटीय इलाकों में होगा, क्योंकि इसे कम पानी में एक्शन लेने के लिए डिजाइन किया गया है। एंड्रोथ यानी लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप एंड्रोथ से लिया गया है। यह द्वीप अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया INS एंड्रोथ, जो भारत की समुद्री ताकत को और भी बढ़ाएगा और दुश्मन के मन में खौफ की वो लहरें लाएगा जिसमें दुश्मन के नापाक इरादे डूब जाएंगे। लेकिन कोई भारतीय समुद्र में देश के खिलाफ नापाक इरादे रखकर आने की हिमाकत भी करता है तो भारतीय नौसेना का ये शिकारी ढूंढकर निशाना लगाकर उस पर ऐसा करारा प्रहार करेगा कि उसे वापस लौटने का मौका भी नहीं मिलेगा। सेंसर और कई हथियारों से लैस INS एंड्रोथ की खासियतों के आगे दुश्मन के इरादे टाइटैनिक की तरह डूब जाएंगे। 77 मीटर से ज्यादा लंबे INS एंड्रोथ में मॉडर्न सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जो दुश्मनों को पानी के नीचे ढूंढने में मदद करता है। हथियार की बात करें तो इसमें नेवल सरफेस गन, रॉकेट लॉन्चर समेत 2 टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स मौजूद हैं, जो दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा देंगे। इसके अलावा इसमें 4 माइन रेलस और साथ ही 2 मरीज ATDS भी बनाया गया है। भारत सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसकी गवाही इस साल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाते हुए नौसेना के बेड़े में शामिल हुए समुद्र पर हजारों टन के चलते हथियार हैं, जो देश की रक्षा के लिए समुद्र पर तैनात हैं और समय आने पर दुश्मनों के जहाजों को पानी की गहराइयों में डुबाने का दम रखते हैं। भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़ती समुद्री ताकत पर एक नजर डाल लेते हैं। 26 अगस्त को इंडियन नेवी को 2 नए युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी मिले थे। दोनों युद्धपोत इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और वॉइस सेंसर से बचे रहेंगे।
18 जुलाई को देश में बना पहला डाइविंग सपोर्ट जहाज INS निस्तार की नेवी में कमीशनिंग हुई थी। 1 जुलाई को भारतीय नौसेना को सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल मिला था। तमाल रूस से मिला 8वां और सुशील क्लास की दूसरी वॉरशिप है। 18 जून को देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWC INS अरणाला का कमीशन हुआ था। INS आंद्रोत और न्यूज 360 में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।